Hello everyone, welcome back to our class and we are doing the chemical kinetics chapter number 4. We have already completed all the parts of chemical kinetics. Today's lecture is basically for those who are aspiring for competitions. Competitions के अंदर बच्चों हम ये कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनको आज कवर करेंगे. स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म एंड पैरेलल रिएक्शंस. हमने ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई आ जाए तो, और स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये सब क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं और यही शायद वो क्वेश्चंस हैं जो कुछ लोगों को आते हैं एंड दे स्कोर द रिजल्ट. लेकिन हम इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ेंगे नहीं. राइट, सो लेट अस डू दैट. बिगिन विद स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर. यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों एडवांस में, जेई एडवांस के अंदर. अगर कोई नीट के लिए एस्पायर कर रहा है तो वे दैट फेलो मे नॉट रीड दे, वो स्किप कर सकते हैं. देखिए स्पेशल जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है. इफ़ यू राइट 3a गिव्स अस प्रोडक्ट, हमें पता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ए नॉट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर ए इज द ए नॉट. और अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहें, व्हाट फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम, हाफ लाइफ ऑफ ए, तो हम क्या लिखते थे. हम लिखते थे ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और यू कैन से आर नॉट माइनस के टी. करेक्ट. रिएक्टेंट के लिए यही लिखते थे हम लोग. लेकिन ये किस में वैलिड था बच्चों. इट इज वैलिड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर. फॉर नॉर्मल जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नॉर्मल जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने जैसे ए टू बी. इसका मतलब क्या है, दैट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1. ये तभी तक एप्लीकेबल थी. अब इसमें देखो 3 है, ठीक है ना. तो कंसेप्चुअली अगर हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 0 होनी चाहिए फॉर जीरो ऑर्डर. करेक्ट. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दूसरा क्या होगा, -1/3 डी ए अपॉन डी टी. दिस इज वॉट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. रेट ऑफ रिएक्शन हमने ऐसे लिख लिया. सो हम क्या लिखेंगे, -1/3 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए 0 पावर, -1/3 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि इसकी ए की पावर 0 इज 1. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डी ए इज इक्वल टू 3 डी टी, के डी टी. 3 को बाहर ले लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके. माइनस साइन है, चलिए माइनस इधर लगा लेते हैं, डज नॉट मेक मच डिफरेंस इधर या उधर. सो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. डी ए इज इक्वल टू -3 के, कॉन्स्टेंट टाइप बाहर ले लिया, डी टी 0 से टी ए नॉट टू ए. राइट. अब क्या बन गया, डी ए टू डी टी ए नॉट टू ए. सो ये तो सिंपल हो गया आपके पास, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू -3 के टी माइनस 0. सो यू विल राइट ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू -3 के टी. सो लुक एट इट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से डिफरेंट आ रही है बिकॉज यहाँ एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आ गया है. ठीक है. जीरो ऑर्डर में क्या था, खाली के टी था. तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इट इज 3 के टी
इंस्टेड ऑफ के। सो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, जब ये रिएक्शन अचीव करेंगे सो जस्ट प्लेस और मल्टीप्लाई the stoichiometric coefficient with k in this equation। कौन सी इक्वेशन है हमारी, a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब देखो a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 3 के टी आया हमारे पास। आफ्टर हाफ लाइफ ए कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, है ना। सो ए नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 3 के टी। एलसीएम ले लेते हैं, 2 ए नॉट माइनस 2 ए नॉट इज इक्वल टू 3 के टी। मगर ये क्या था, माइनस 3 के टी, है ना। तो इस स्टेप से पहले एक और कर सकते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। दैट इज ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू 3 के टी, टेकिंग माइनस कॉमन। सो ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 के टी। Now taking LCM, 2a naught minus a naught upon 2 is equal to 3 kt. a naught upon 2 is equal to 3 kt. ये कौन सी है, t half life. So we can say t half life is equal to a naught upon twice of 3k. Correct? अब कहीं भी टी हाफ आएगी तो देखो ए नॉट, ए की वैल्यू हमेशा ही हाफ होनी है, इसका मतलब ये 2 हमेशा परसिस्ट करेगा। सो फॉर अ रिएक्शन लेट अस से यू हैव गॉट 2 रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट। सो आप क्या लिख लोगे, टी हाफ लाइफ यहीं से निकल जाएगी, ए नॉट अपॉन 2 तो आना ही आना है, देन 2k। फॉर एनी रिएक्शन लेट अस 4r गिव्स अस p। मगर कौन सी गिवन होना चाहिए, इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 4k, लेकिन ये किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। गिवन है आपको दैट रेट इज इक्वल टू के आर की नॉट आर ज़ीरो, ये गिवन होना चाहिए। और ये रिएक्शन अगर गिवन हो तो दीज आर द स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जिसमें टी हाफ निकालने के लिए यू विल यूज़ ए नॉट अपॉन 2 इंटू स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इंटू के। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल और है, 5/2a gives us product. It is given that it is a zero order reaction that does not depend upon the concentration of reactant. Find concentration of A after time t and आफ्टर टी हाफ। क्या करेंगे, देखिए आफ्टर टाइम टी फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, वी विल यूज़ ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 5/2 के टी। सिंपल, ये हो जाएगा एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2/5 के इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। पर अगर आपने टी हाफ निकालना है, टी हाफ के लिए हमें मालूम है दैट इट इज़ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 के। करेक्ट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ ए नॉट अपॉन 5k इज़ द कॉन्सेंट्रेशन एट, दिस इज़ द टी हाफ लाइफ। देखिए यहाँ पे वैसे भी आप देखो कि अगर रेट लॉ एक्सप्रेस करोगे तो क्या लिखोगे, रेट लॉ इज इक्वल टू के ए ज़ीरो, या तो ये लिखेंगे, और यू विल राइट रेट इज इक्वल टू माइनस
1 डी ए अपॉन 5/2, यही करते थे हम, डी टी, विच कैन बी रिटर्न एज रेट इज इक्वल टू माइनस 2/5 डी ए अपॉन डी टी. These are the expressions of the rate law constant. ठीक है जी. आई होप इट इज़ ईजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट नाउ. चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन इज P plus 2Q gives us product. Given that rate is equal to K, P0 and Q0. Means दोनों ही ज़ीरो ऑर्डर कॉन रिएक्शन है. ना तो P की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना ही Q की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. Initial concentrations of P is P0 and initial concentration of Q is Q0, Q0. Find concentration of P and Q after time t, ठीक, and t half of P, t half of Q. तो तीनों चीज़ें आपको बतानी है. Concentration of P and Q after T and T half of P and T half of Q बताना है. सो चलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हैं. रेट लॉ इज इक्वल टू माइनस 1/1 डी पी अपॉन डी टी इन टर्म्स ऑफ P, एंड यहाँ लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ P, और Q के हिसाब से 1/-2 डी क्यू अपॉन डी टू. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ Q. रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिख लिया, उसके बाद हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगी. हमें पता है रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के ऑफ द रिएक्टेंट. हमें रिएक्टेंट का ही देखना है. के ऑफ द रिएक्टेंट इंटू टी. सो टी आप निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पी, निकालेंगे तो क्या लिखोगे, पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस के टी. सिंपल, क्योंकि ये वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये स्टैंडर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाली कंडीशन बन गई हमारी. सो टी, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम. टी हाफ क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल, पी नॉट अपॉन 2. सो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट वन टाइम. दिस इज द सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस लुक फॉर क्यू. क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस कितना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 2 इंटू 2K, टी आ जाएगा. So this is going to be the concentration for you at the t time. और अगर t half निकालेंगे तो t half is equal to q naught upon twice of 2K. That is equal to q naught upon 4K is going to be the t half life. This is the part 3. ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन और बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पता नहीं होते तो हम लोग निकाल नहीं पाते. सो आई होप दिस विल बी वेरी इजी नाउ. अब हमने ज़ीरो ऑर्डर पढ़ा, nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, एंड अब हमने स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर भी पढ़ लिया. अब हम देखते हैं nth ऑर्डर का, nth ऑर्डर काइनेटिक्स. nth ऑर्डर काइनेटिक्स, हालांकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट अगर पता हो तो आसानी होती है, क्योंकि हमें एग्जामिनर का नहीं पता दिमाग का कि कब वो कैसा क्वेश्चन डाल दे, है ना. सो हमने ज़ीरो ऑर्डर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर. अब देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, फोर्थ हो, या कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो, उसके लिए क्या करते हैं. मान लीजिए दिस इज के रिएक्टेंट की पावर 2, ये आगे किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए. अगर nth ऑर्डर होता तो क्या करते, के एन आर एन, यही करते हैं nth ऑर्डर. चलिए हम पहले सेकेंड ऑर्डर से निकालते हैं, उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अच्छा ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या आएगा, सिंस इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हम देखेंगे दैट इट गोज बाय द पॉजिटिव पैराबोला. सो दिस इज बिकॉज r इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 आ रहा है. सो जब भी स्क्वायर में होगा तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो है
वो कम इंक्रीज कर रही है, रेट ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम, रेट ज़्यादा इंक्रीज करेगा. सो इट इज़ लाइक दिस. चलिए समझने के लिए एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, हमारी फेवरेट. रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट. दिस इज अ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर. लेट अस टेक सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, जिसमें गिवन है आपको R इज इक्वल टू के R की पावर 2. ये गिवन है आपको. अब इसका वो पूछता है आपसे कि इसकी काइनेटिक्स समझा दीजिए. कहते हैं ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. सो देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज़ करते हैं. हम क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, हमें एज इट इज़ लिखना है. ऑल्सो वी नो K इज इक्वल के आर का पावर 2. दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट. दोनों को यूज़ कर लें. डी आर अपॉन डी टी नेगेटिव इज इक्वल टू के आर की पावर 2. तो आर चीज़ों को इकट्ठी कर लेते हैं, डी टी को अलग कर देते हैं. सो वी विल राइट डी आर अपॉन आर की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस के डी टी. इंटीग्रेटिंग, both sides, डी आर अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम आर नॉट टू आर, where we say let at time t equal to 0 concentration is R naught, and at time t the concentration is R. सो अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप? यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर माइनस 2 डी आर फ्रॉम आर नॉट टू आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी 0 to t. अब हम सिर्फ इस वाले की कॉन्सेंट्रेशन इंटीग्रेशन आपको करके बता देते हैं. दैट इज आर की पावर माइनस 2 डी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम आर नॉट टू आर. सो इंटीग्रेशन के रूल्स के हिसाब से अगर हम बात करें, सो क्या होता है इंटीग्रेशन का रूल? आर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन की पावर जो भी होती है, आर की पावर जो भी होगी, एन प्लस 1 एंड एन प्लस 1 ऊपर लिखा, उसी को आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है, प्लस देयर इज सम कांस्टेंट. ठीक, सो यू राइट आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1. माइनस 2 में से एक गया, ऑब्वियसली इट इज़ 1 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी आर की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, विच कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन आर. दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन. सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर नेगेटिव में आर नॉट टू आर इज इक्वल टू माइनस के टी फ्रॉम 0 to t. क्या लिखेंगे? आर नॉट एंड आर. सो यू विल राइट 1 अपॉन आर विच इज इन माइनस 1 अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका माइनस ये गया. करेक्ट. सो यू विल राइट 1 upon r naught minus 1 upon r is equal to minus kt. If we take minus common, क्या हो जाएगा? 1 upon r minus 1 upon r naught is equal to kt. माइनस खत्म, कैंसल्ड. ठीक है जी. So, what will be the time for this change in the concentration? It is going to be 1 upon r minus 1 upon r naught multiplied by 1 upon k. This is what we get for second order reaction. At any given time. सो अगर यही टी हाफ निकालना हो बच्चों सेकेंड ऑर्डर का, तो निकाल पाएंगे? चलिए ज़रा इसका पहले ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफिकल देखते हैं मेथड क्या है. सो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन आर नॉट.
यही बनेगा आपके पास. सो दिस इज व्हाट y, this is the constant or the y intercept, and this is your mx, where m obviously k is the slope of the graph. तो आप क्या लिखेंगे? रेशो बना दी, किस में ग्राफ बनाओगे? 1/r एंड t. तो 1/r एंड t में देखेंगे k पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, and there is some value of the r naught. So this is going to be the graph. This is the theta. This value is what? This is the 1/r0. 1/r0 and this is the slope. So अगर आपको ये gap मिल जाता है, so make sure it is a second order reaction or any other order reaction, nth order reaction. Slope of the graph हमें पता है what will be this? K is equal to tan theta. तो चलिए ज़रा इस सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ भी निकालते हैं. हमारे पास रिएक्शन क्या आई थी? T is equal to 1/k 1/r minus 1/r0. ये इक्वेशन मिला था हमें. अब हम बात कर रहे हैं एट टी हाफ. एट टी हाफ r will be equal to r0/2. So let us just put the value. T half life is equal to 1/k is equal to 1/k 1/r minus which is r0. Okay. r की वैल्यू कितनी होगी? r0/2 माइनस 1/r0. आई होप ये आप समझ गए. आई जस्ट रिवर्स द डिजिट्स बिकॉज डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन था. सो 1/k r0 नीचे 2 minus 1 1/k 1/r0. This is the T half life. So for second order reaction, T half life comes out to be 1/k r0. और सेकेंड ऑर्डर. इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k r0. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज योर टाइम, दिस इज 1/r0 एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव स्लोप क्योंकि kt हो जाएगा. यू कैन से 1/r0 इज इक्वल टू kt half life. And since there is nothing along with that, this constant, so it is going to start from 0. This is going to be mx and this is your y. So on x-axis it is time, on y-axis it is the 1/r0 की concentration and this is the theta. So slope is k, again it is the tan theta. So अगर आपको ग्राफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू t हाफ लाइफ आएगा तो आपका ग्राफ 0 से शुरू होगा एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोप. बट अगर आप एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे देन इट विल बी ग्राफ विल बी बिटवीन 1/r, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम on x-axis time, and this y-intercept will give the value of the 1/r0. Similarly, let's find for थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स. यहाँ बच्चों में एक्चुअली इंटीग्रेशन आनी चाहिए. अगर हमें इंटीग्रेशन आती है तो रेट लॉस निकालने हमारे लिए बहुत आसान है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि कंपटीशन में बैठ के हम रेट लॉ की पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग. सो रिएक्शन लेते हैं अपनी वही. आर गिव्स अस प्रोडक्ट एंड द रेट लॉ इज इक्वल टू के आर की पावर 3 क्योंकि इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सिंस इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपका ग्राफ और भी ज़्यादा स्लोपी हो जाएगा लाइक दिस बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग. रेट इज़ इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन. सी और भी ज़्यादा स्ट्रेट होता चला जाएगा. करेक्ट. सो ये कैसे निकाला हमने? देखो, दिस इज़ व्हाट वाई, दिस इज़ mx की क्यूब. कांस्टेंट कोई है नहीं तो 0 से शुरू हो रहा है. ठीक है. इंटीग्रेटेड लॉ यूज़ करते हैं. अगेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ. व्हाट इज दिस? r इज इक्वल टू -1/1 dr/dt और r इज इक्वल टू k r की पावर 3. दोनों को इक्वेट कर लेते हैं.
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस, मैंने किधर माइनस इस तरफ ले लिया है, डी टी ज़ीरो टू टी आर नॉट टू सम वैल्यू ऑफ आर, करेक्ट। अगेन इंटीग्रेशन रूल क्या कहता है, आर की पावर, चलिए इसको पहले एक और कर लेते हैं स्टेप, आर माइनस थ्री डी आर नॉट आर माइनस के डी टी ज़ीरो टू टी, आर माइनस थ्री है, प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, आर की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, सो कैन वी राइट इट एज वन अपॉन टू आर का स्क्वायर, टू अपॉन टू आर का स्क्वायर माइनस में लिखा जा सकता है ये, नो, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन अपॉन टू आर का स्क्वायर, ठीक, बिकॉज टू को न्यूमरेटर में हम नहीं ले जा सकते, सो इट इज़ गोइंग टू बी आर नॉट आर माइनस वन अपॉन टू आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस के डी टी ज़ीरो टू टी। सो लेट अस जस्ट ओपन इट, हम चाहें तो यहीं से माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, आर नॉट अपॉन आर वन अपॉन टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी ज़ीरो टू टी, इसको कैंसिल कर देते हैं, सो ये क्या बन जाएगा अपने पास, वन अपॉन टू आर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर ट्वाइस इज इक्वल टू के टी माइनस ज़ीरो। सो ये कितना हो गया, वन अपॉन टू अब बाहर कॉमन ले सकते हैं, आर का स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, वन अपॉन आर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के टी। अब देखिए थर्ड ऑर्डर में ट्वाइस के टी आ गया, सेकेंड ऑर्डर में कितना था, ओनली के टी था, ठीक है। सो यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल लेंगे, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, और अगर हमने सिर्फ टी निकालना तो आप क्या लिखोगे, दैट टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन टू के, दिस इज द kinetics of second third order reaction, right? इसका ग्राफ बना के देखते हैं बच्चों, राइट, कैसे बनेगा, हमारे पास ग्राफ वन अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू के टी माइनस वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, नाउ वी हैव सॉरी प्लस वी हैव वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, सो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट तो रहेगा मेरे पास, दिस इंटरसेप्ट इज वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, दिस इज वन अपॉन आर का स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं विद टाइम, सो दिस इज व्हाट एम एक्स, स्लोप अगेन पॉजिटिव है, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस सिंगल, दिस इज द थीटा, दिस इज योर के, वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, दिस इज अ वाई इंटरसेप्ट, राइट। So this is the second order, third order kinetics with the graph between the concentration at any given time with an y-intercept. चलिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। एट हाफ लाइफ हमें मालूम है R will become equal to R naught upon 2. सो अपनी इक्वेशन लगाते हैं, T हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/2K 1/R naught upon 2 माइनस 1/R naught, सो कितना आ गया 1/2K 2 minus 1 1 upon R naught, बट इट इज़ स्क्वायर, सो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 minus 1 3 3 upon R naught का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 3/2 K R naught का स्क्वायर इज द हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। सो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपने nth ऑर्डर का काइनेटिक्स, बार बार थोड़ी हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। सो nth ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे, T हाफ लाइफ,
या पहले टी निकाल लेते हैं खाली। टी ऑफ द nth ऑर्डर इज इक्वल टू 1/n-1 k मल्टीप्लाइड बाय 1/r n-1 माइनस 1/r0 n-1। ठीक है, ये आपको मिल गया आपका टी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्व करके देख लेते हैं, किसी का भी डाल लेते हैं। लेट अस ट्राई फॉर फोर्थ ऑर्डर क्या बनेगा। टी फॉर फोर्थ ऑर्डर इज इक्वल टू 1/3k 1/r का क्यूब माइनस 1/r0 का क्यूब। ठीक है, फिफ्थ ऑर्डर के लिए कैसे लिखेंगे। T5 इज इक्वल टू 1/4k 1/r4 माइनस 1/r की नॉट का 4। दिस इज द फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी मान लेती है। चलिए नाइन्थ ऑर्डर निकालिए। अब देखिए कितना आसान हो गया। T9 इज इक्वल टू 1/8k 1/r की पावर 8 माइनस r0 की पावर 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऑब्वियसली लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका क्यूब ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। r की पावर 8 सिंपल कोई आ जाए 1 2 3 4 तब तो निकाल भी लेंगे, लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाए तो नहीं निकाल पाएंगे। फ्रैक्शंस आ जाए नहीं निकाल पाएंगे। करेक्ट। चलिए यहीं से आप मुझे इसी ऑर्डर के साथ ही टी सेकेंड दोबारा निकाल के दिखाइए। T2 निकाल के दिखाइए। सो T2 कितना हो जाएगा। 2 - 1 1 1/k 2 - 1 1/r माइनस 1/r0। हमने यही डिराइव किया था। T3 के लिए फिर निकाल के देख लीजिए। 1/2k 1/r की पावर 2 माइनस 1/r0 की पावर 2। करेक्ट, ये वही इक्वेशंस आ गई हमारे पास। सिमिलरली चलिए टी हाफ का भी निकालते हैं। हमारा एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा फॉर टी हाफ इन nth ऑर्डर वी हैव 2 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन n-1 के r0 n-1। मुश्किल लग रहा है, अभी देखो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर से शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर टी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर है 2n-1 2 - 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 के r0 2 - 1 कितना हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1/k r0 आ गया टी हाफ ऑफ सेकेंड। सेम था। चलिए टी हाफ और थर्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू n की वैल्यू होगी 3 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3 आ गया डिवाइडेड बाय n-1 3 - 1 2 के r0 3 - 1 2 स्क्वायर आ गया। वही फोर्थ ऑर्डर के लिए निकालते हैं। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे। 4 - 1 3 2 का क्यूब कितना होता है 8 8 - 1 7 7 अपॉन 4 - 1 3 के r0 की क्यूब। दिस इज फॉर द थर्ड फोर्थ ऑर्डर। ज़रा फिफ्थ ऑर्डर का निकाल के देखते हैं। देखो नीचे वाला पोर्शन है ना, निकालना बहुत आसान है, ऊपर वाले में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे आप। फिफ्थ ऑर्डर के लिए 4k r0 5 की पावर 4। चलिए पहले डिनोमिनेटर तो लिख ही लेते हैं। 4k r0 की पावर 4। अब बचा ऊपर, तो ऊपर देखो क्या आएगा। 5 माइनस 5 है 5 - 1 5 - 1 4 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 तो आ जाएगा आपके पास 15। ठीक, ऐसे ही आप निकालिए सिक्स्थ ऑर्डर के लिए। ज़रा अगेन सिक्स्थ ऑर्डर का नीचे का आसान है। के r0 की पावर 5 बहुत सिंपल है। 2 की पावर 6 2 की पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 5 2 की पावर अगर 5 हो जाए तो आंसर कितना आएगा आपके पास 32 32 माइनस 1 31। सो आई होप दिस विल बी ईजी टू कैलकुलेट नाउ। और ज़ीरो ऑर्डर का तो हमें पता ही है दैट टी हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2k। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर भी यही इसी ऑर्डर से निकालिए फर्स्ट ऑर्डर को। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा 1 - 1 0 2 की पावर 0 हो जाएगी
वन माइनस वन ज़ीरो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसमें. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आ जाएगा, वन अपॉन, सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा बिकॉज टू की पावर वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन के आर नॉट वन माइनस वन. देखिए क्या बना, टू की पावर वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, वन माइनस वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो के आर नॉट की पावर ज़ीरो. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो देखो टी हाफ लाइफ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक, सो इसका आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के. सो लेट अस लुक एट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. अब रिएक्शंस हमें पता है कितनी तरह की है हमारी, दो. एक है सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसे हम सिंपल भी कह देते हैं, सिंगल स्टेप और सैंपल और एलिमेंट्री, कई नामों से इसको जानते हैं. और दूसरी आपके पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. ठीक है, सिंपल रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत आसान है, हमने देखा है. हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का देखना है. बच्चा कोई भी रिएक्शन हो, लेट अस से दो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, तो इतना आसानी नहीं होती. ये ए और बी, ए की बॉन्ड टूटेगी, बी की बॉन्ड टूटेगी और इन दोनों में बॉन्ड बनेगी. सो दीज आर गोइंग टू ब्रेक एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म. ये रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट. और इस बीच में नो इंटरमीडिएट्स आर देयर. ऐसे रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक टूटा दूसरा जुड़ा, काम कहानी खत्म. सो दीज आर द सिंपल रिएक्शंस. ठीक है, और अगर इसका रेट लॉ लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, आर गिव्स अस प्रोडक्ट. सो इसके अंदर आप देखोगे आर इज इक्वल टू के आर की पावर वन. सिमिलरली अगर आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे तो वो भी सिंपल है. क्या है मॉलिक्यूलरिटी वन और ऊपर क्या थी मॉलिक्यूलरिटी टू. कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाता है. लाइक वी नो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है. ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, बच्चों इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलरिटी. इसके हमें पता है कि मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 0 से लेके 3 तक. अब यहाँ 3 + 1 दिख रहा है, वी विल नॉट राइट 4, वी विल राइट मॉलिक्यूलरिटी इज 3. 4 विल बी अ रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन. वाई सो, एक तो ये कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा. सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कुछ फीचर्स हैं बच्चों, वो हमें ध्यान रखने हैं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं आर multi-step reaction, number 1. Number 2, molecularity of complex reaction is not defined, but molecularity of each step can be defined, which cannot be more than 3. So you can say molecularity has to be less than 3 or equal to 3, right? Number 3, overall rate of reaction is given by the slowest step of complex reaction. And number 4, which is where there will be
इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। और पांचवा स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटरमीडिएट्स शुड नॉट अपीयर इन रेट लॉ। रेट लॉ में कभी भी हम इंटरमीडिएट को नहीं रखते। देखिए मैकेनिज्म समझते हैं पहले इसका। हम सिंपल स्टेप, देखो जैसे सिंपल रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन में क्या है, दिस इज अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये क्या था आपका एनर्जी। तो हमने क्या किया था कि लेट अस से दिस इज सम रिएक्शन, सम एनर्जी possessed by the reactants, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, मान के चल रहे हैं हम लोग फॉर सर्टन पर रिएक्शंस। सो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से मूव करने वाली थी, और ये हमारी थ्रेशोल्ड रिएक्शन होती है। करेक्ट? ये तो बात क्लियर हो गई हमारे पास कि एलिमेंट्री स्टेप में एक सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आ गया। करेक्ट? हाँ, ये भी हो सकता है, फ्यू स्टूडेंट्स माइट हैव अ डाउट कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी कि प्रोडक्ट की होगी। तो देखो ये रिएक्शन भी आ सकता है, दिस इज़ द प्रोडक्ट एनर्जी एंड दिस इज़ द रिएक्टेंट एनर्जी, और ये क्या है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो दोनों ही पॉसिबल हैं, वी नो। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम एनर्जी देते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है। सो बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर फिजिबल। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ जैसे यहाँ इसमें हुआ है। इसके मैकेनिज्म में बच्चों कुछ नए नए पहाड़ से बनेंगे हमारे पास, लाइक दिस। दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द एनर्जी। कुछ भी हो सकती है, लेट अस से दिस आर द रिएक्टेंट्स। यहाँ से शुरू हुई रिएक्शन, ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, फिर ये नीचे से आ गई और फिर ऊपर चली गई, एंड देन इट कम्स टू द प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लाइक लेट अस से 4 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड द 4 स्टेप। करेक्ट? और इन सब की थ्रेशोल्ड्स भी अलग हैं। दिस इज द थ्रेशोल्ड नंबर 1, थ्रेशोल्ड नंबर 2, थ्रेशोल्ड नंबर 3 एंड थ्रेशोल्ड नंबर 4। राइट? नाउ ये क्या है जिनके पास एनर्जी कम है, these all 3 will be stable intermediates। स्टेबल इंटरमीडिएट्स बने हैं यहाँ पर। ठीक है? अब ये जो है थ्रेशोल्ड्स हैं या ये आपके कर्व्स हैं, दे कैन वेरी इन एनी रिएक्शन। दीज कैन वेरी इन रिएक्शन। ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप के बाद एनर्जी कम होगी या स्टेप के बाद बढ़ेगी, ज़रूरी नहीं, कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। दिस वी नो फ्रॉम आयोनाइजेशन एनर्जीज कि पहले किसी की कम हो सकती है, दूसरे किसी की ज़्यादा हो सकती है। करेक्ट? सो लेट अस टेक अ रिएक्शन, रिएक्शन गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक है, यही वाला रिएक्शन लेते हैं, दिस इज आर एंड दिस इज पी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जा रहे हैं और इस तरह का ग्राफ हमें गिवन है। इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, देखो रिएक्टेंट से पहले कोई प्रोडक्ट बना ए से बना बी से बना सी, और सी से बना आपका पी। ये रिएक्शंस बन रही हैं। ठीक है? अब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आर से प्रोडक्ट बन गया। ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम में ना। इन सब केसेस में द स्लोएस्ट स्टेप विल डिटर्मिन रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको समझेंगे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? सो लुक एट amount of energies required for each step। हर स्टेप की एनर्जी देखिए, देखो इसकी एनर्जी कम है,
इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी रादर मैक्सिमम है। सो इसका मतलब जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वही सबसे स्लो रिएक्शन होगा। ठीक है, सो स्लोएस्ट रिएक्शन is one which require maximum energy। तो आप इसमें देखिए कौन से स्टेप को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, सेकंड स्टेप को। सो इसका मतलब यहाँ पे A2B फॉर्मेशन जो है दिस इज गोइंग टू बी द स्लोएस्ट। ठीक है, अगर ये स्लो है तो दिस इज गोइंग टू डिटर्मिन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं A2B इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। करेक्ट। और इसका रेट अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखोगे स्टेप का? R इज इक्वल टू K A की पावर 1। हमने कहा था कि पॉइंट 5 में कि किसी भी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स नहीं आएंगे। तो हाउ टू एलिमिनेट A फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए इसको देखते हैं। सो इसमें देखिए क्या होगा। लेट अस टेक दैट रिएक्शन इज फ्रॉम R टू A। दिस इज द K1 क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन है। अब बाकी सारे प्रोडक्ट A B C D से होते हुए जो वापस आएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी K5। एक 1 2 3 4 एंड देन इट इज गोइंग टू बी बैक K5। यानी कि जो आगे का है वही बैकवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि K1 क्या होगा आपका, देखिए दिस इज K1, दिस इज K2, A से B गए, दिस इज व्हाट K2। इस रिएक्शन को K2 ले लेंगे, उसका रेट कांस्टेंट K2 आ जाएगा, इसका K3, इसका K4। तो अगर रिवर्स रिएक्शन देखें लेट अस मार्क इट एज K5। ठीक। सो K इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R विल बी देयर। K equilibrium. Also we know that K equilibrium is equal to KA upon K5 क्योंकि ये बराबर होंगे। दोनों को इक्वेट कर दें अगर तो आपको क्या मिलेगा? K1 upon K5 is equal to concentration of A upon concentration of R. So we got K1 upon K5 is equal to A upon R. Correct? From second step यानी A to B जो हमने K2 लिखा है, इसके अंदर हमने रेट क्या निकाला था? K A की पावर 1 और ये कौन सा है? K2। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे? देखो A की क्या वैल्यू निकाली? K1 अपॉन K5 इंटू R। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। सो वी विल गेट R इज इक्वल टू K2 इंटू K1 अपॉन K5 इंटू R की पावर 1। ऑब्वियसली 1 है यहाँ पे भी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस टोटल कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज K इफेक्टिव। K effective R की पावर 1 and this is R. So the rate constant will be K effective R की पावर 1. This is how we are going to write the reaction. चलिए अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन करके। Find the order of reaction and rate law of 2A plus 3B gives us A2B3। आपको स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट स्टेप इज A प्लस B gives us AB with rate constant K1। Number 2, AB plus B gives us AB2 with rate constant 2। Number 3, AB2 plus B plus A gives us A2B3 and this is K3। This one is slow, this is fast and this is fast। या तो आपको K इसकी वैल्यू गिवन होगी या क्लियरली मेंशन्ड होगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन स्लो है और कौन सी रिएक्शन फास्ट है। ठीक, तो चलिए रेट क्या लिखोगे आप? रेट इज इक्वल टू K1 लिखते हैं पहले। K1 इज A की पावर 1 B की पावर 1 बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप सभी लिख सकते हैं ऐसे K2
ए बी की पावर 1 बी की पावर 1 एंड रेट इज इक्वल टू K3 यानी R1 R2 R3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB2 की पावर 1 AB B की पावर 1 A की पावर 1। ऑल्दो में रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से मतलब है, ठीक है। R इज इक्वल टू K1 A1 B की पावर 1। नाउ क्योंकि पहला स्टेप आपका जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है, तो हमारे लिए सीधा डायरेक्टली हमारा रेट लॉ क्या बन गया, ये बन जाएगा, रेट लॉ सीधा आ जाएगा बिकॉज दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं, देर इज नो इंटरमीडिएट इन बिटवीन, सो देर इज नो इंटरमीडिएट एंड इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो आप सीधा लिखोगे KA1 एंड B1 इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2 एंड व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी विल बी इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि 2A प्लस 3B है, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी नॉट मोर देन 3, सो द मॉलिक्यूलरिटी फॉर द रिएक्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक, इफ इंटरमीडिएट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन क्वेश्चन नंबर इन अबव क्वेश्चन, मान के चलते हैं द स्लोएस्ट स्टेप इज AB प्लस B गिव्स अस AB2, यही था प्रॉब्लम हमारा, तो दिस इज द स्लोएस्ट नाउ इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन, K2 इज द स्लो वन। फिर क्या करेंगे, एंड रेट इज गिवन टू यू K2 B का 1 एंड A की पावर 0, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ये गिवन है हमको। ही इज आस्किंग फाइंड the reaction in which only intermediate and reactant is observed। Assume that step to be a reversible step। So कहने का मतलब क्या है, A plus B gives you AB, A plus B gives you AB, this is the first step and this is the reversible K1 and K4। So यहाँ के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, AB की पावर 1 अपॉन A की पावर 1 B की पावर 1। अगर इंटरमीडिएट में आता है कि ये स्लो स्टेप है, तो जो भी रिएक्टेंट है सिर्फ वो ले लेना है, दूसरा रिएक्टेंट नहीं लेना है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द एलिमेंट्री स्टेप। B की पावर 1 A नॉट, यानी A की रिएक्शन पे, A की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक। एंड N विल बी इक्वल टू 1, ऑर्डर विल बी 1, राइट। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक थर्ड पार्ट दिया जा रहा है, फाइंड द रिएक्शन इन विच ओनली इंटरमीडिएट एंड द रिएक्टेंट इज ऑब्जर्व्ड। Assume that and the reactant or product is assumed, assuming that the step is reversible। A plus B gives us AB, और इसको हमने assume किया है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन ले लिया। सो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स विद रेस्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। Also we know that K equilibrium is equal to K1 upon K4, so K1 upon K4 is equal to AB की पावर 1 A की पावर 1 एंड B की पावर 1, करेक्ट। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 अपॉन K4 इंटू A की पावर 1 B की पावर 1, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या गिवन था, K2 B की पावर 1 A की पावर 0, ये गिवन था रेट। अब यहाँ पर हमने K2 की पावर B1 एंड A की पावर गिवन है, इसी में हम क्या लिखेंगे, रेट AB का 2 में क्या लिखोगे आप, रेट कांस्टेंट जब दोगे AB प्लस B इज इक्वल टू AB2, तो रेट कांस्टेंट में सिर्फ रिएक्टेंट्स लेने होते हैं, B की पावर 1 A की पावर 0 एंड यू विल राइट AB की पावर 1।
अब हम क्या लिखेंगे, K2 B की पावर 1 A1 को छोड़ देंगे और इस वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय K1 अपॉन K4 AB की पावर 1, और ये क्या था, A की पावर 1 B की पावर 1. सो हम क्या लिखेंगे, K2 K1 अपॉन K4 A की पावर 1 B की पावर 1 B की पावर 1. सो नेट क्या हो जाएगा, दिस इज द K इफेक्टिव A की पावर 1 एंड B की पावर 2. दिस विल बी द रेट कांस्टेंट. दिस इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन. सो यहाँ ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 1 + 2 दैट इज थर्ड, 3 ऑर्डर हो गया. और आपकी मॉलिकुलैरिटी क्या है इसमें, ऑब्वियसली इट इज़ 3. एक बार फिर से समझिए, हमें उसने कहा है कि अगर इंटरमीडिएट रिएक्शन कोई ऐसी होती जिसके अंदर आपके कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स आ रहे हैं फॉर द रेट कांस्टेंट, तो उसमें कैसे रिएक्शन होगा. यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कीजिए. द क्वेश्चन गिवन टू यू इज K2 B1 A0 दैट इज गोइंग टू गिव द रिएक्शन, बट AB भी तो है, A0 के ऊपर कोई नहीं है. रेट लॉ में हमेशा A देना होता है, खाली A और B की ही बात करते हैं रेट लॉ में. लेकिन हमें पता है इंटरमीडिएट भी तो है जो हमें शो नहीं करना, करेक्ट, इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया गया. लेकिन हमें मालूम है कि हमारी रिएक्शन के अंदर AB एज अ रिएक्टेंट आ रहा है, तो उस AB की वैल्यू इस तरह से पुट कीजिए कि आपके एक्चुअल रिएक्टेंट्स की वैल्यू आ जाए. सो हमने यहाँ AB की वैल्यू की जगह इस रिएक्टेंट की वैल्यू को पुट कर लिया. सो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज होके सिर्फ उन रिएक्टेंट मेजर रिएक्टेंट्स के ऊपर आ गया, जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन है, दैट इज 2A + 3B gives us A2 and B3. Now we have only reactants in the rate law, actual reactants in the rate law. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं फिर. दैट इज 2O3 gives us 3O2. There is a mechanism given to you that the first is O3 gives us O2 plus O, and the second step is O plus O3 gives us O2. Now this is the first step. This is the slow step. Find out the rate of rate law. Rate law बताइए क्या लिखेंगे, what is the order of the reaction. इस क्वेश्चन को करिए पॉज करके, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आई होप आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. चलिए हम करते हैं इस रिएक्शन को. सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे, O3 gives us O2 plus O, and we are assuming that it is a reversible reaction and this is the fast reaction. दूसरा क्या आपके पास, O plus O3 gives us O2. So इसको मार्क कर लेते हैं K1, इसको K2 and this is my K3. ठीक, अब इसमें कहा है ये स्लो स्टेप है. अगर ये स्लो स्टेप है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय O3 की पावर 1 एंड O. ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कांस्टेंट. और अगर रेट लॉ लिखेंगे सेकंड इक्वेशन का, तो क्या लिखोगे, K O3 की पावर 1 एंड O1, राइट. अब मुझे मालूम है मेरी नेट रिएक्शन क्या है, O3 गिव्स अस O2. इसका मतलब मुझे यहाँ से इंटरमीडिएट O निकाल देना है, रिमूव. इंटरमीडिएट O इज टू बी रिमूव्ड. हम इसको हटाना है. इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, O की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना. और O की वैल्यू कैसे आएगी, चलिए देखते हैं. हम यूज़ करेंगे पहली इक्वेशन, दैट इज O3 गिव्स अस O2 प्लस O, क्योंकि O2 भी हमें चाहिए. सो दिस वॉज K1, दिस इज K3. सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, K1 अपॉन K3. एट द सेम टाइम वी नो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या होगा, O2 अपॉन O अपॉन O3, करेक्ट, ऑल इन वन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. सो दिस इज इक्वल टू O2 O अपॉन O3. यहाँ से O की वैल्यू को सेपरेट कर लीजिए, K1 अपॉन K3 इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2. इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे. लेट अस मार्क इट एज 2 एंड मार्क दिस एज 1. पुट O फ्रॉम 2 to 1, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू
और ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन. सो R इज इक्वल टू K2 इंटू K1 अपॉन K3. O3 जो हमें चाहिए है, O1 जो हमें O हटाना है. सो दिस इज व्हाट O3 अपॉन O2. करेक्ट. O3 अपॉन O2 आ जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, K इफेक्टिव O3, ये भी 1 ये भी 1 तो ट्वाइस हो गया, और O2 डिनोमिनेटर में है तो -1 आ जाएगा. सो बच्चों दिस इज द रेट लॉ. अब यहाँ देखिए ऑर्डर क्या निकालेंगे. ऑर्डर इज इक्वल टू 2 प्लस -1 दैट इज 1. सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Molecularity, yes, it is going to be 3. अच्छा यहाँ पे हमें देखो स्लोएस्ट स्टेप मेंशन की हुई है. व्हाट इफ अगर हमें ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ना बताया हो. ठीक है. व्हेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट गिवन, देन यूज steady state approximation method. ये मेथड क्या है? देखो इंटरमीडिएट्स जब भी होते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट्स फॉर्म्स अपीयर्स एंड डिसअपियर, बनेंगी और गायब हो जाएंगी इंस्टेंटेनियसली. ठीक है. यानी कि ये देखो, और ये है आपके इंटरमीडिएट, वो बनेंगे, कुछ देर स्टडी रहेंगे एंड देन दे विल मूव बैक. सो दिस इज व्हाट इज द स्टडी कंडीशन. रिमेन्स स्टडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. वहाँ कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल रहती है. सो व्हाट इज दिस डी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट अपॉन dt इज इक्वल टू 0. बनेंगे और ख़त्म हो जाएंगे. सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी 0. सो इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट है बच्चों, ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट का कभी भी आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा. करेक्ट. हम अपनी वही रिएक्शन लेते हैं जो भी हमने की ओजोन की. दैट इज़ 2O3 gives us 3O2. करेक्ट. और आपको 2 स्टेप बता दिए गए हैं. दैट O3 gives us O2 plus O and O plus O3 gives us 2O2. ये 2 स्टेप हमें उसने दे दिए. ठीक है. लेकिन ये नहीं बताया इसमें से स्लो कौन सा है और फास्ट कौन सा है. और वो कहते हैं फाइंड आउट द रेट लॉ फॉर दिस कॉन्स्टेंट रिएक्शन. तो इसको मार्क कर लेते हैं K1, इसको कर लेते हैं K2. सो R1 क्या हो जाएगा बच्चों, K1 O3, और R2 क्या हो जाएगा, K2 O3 एंड O. ऑब्वियसली इनकी पावर्स 1 हो जाएंगी. अगर इसको हमें रेट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बताना हो तो इट इज़ गोइंग टू बी 1/1 DO अपॉन DT, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस D अपॉन DT O3 -1/1 DO अपॉन DT. यही लिखेंगे आप, दोनों बराबर हैं. सो दिस इज फ्रॉम स्टेप नंबर 1, और ये क्या है आपकी स्टेप नंबर 2. अब अगर आप एक्चुअल रिएक्शन देखोगे तो क्या होगा. एक्चुअल रिएक्शन में बच्चों आप लिख सकते हो -1/2 DO3 अपॉन DT. Also this is equal to plus 1/3 O2 upon dt, यानी rate of appearance of in terms of product and in terms of reactant, not the rate of appearance, but this is the rate of reaction in terms of reactant and the product. Correct. चलिए हम इन सभी क्वेश्चंस को नंबर दे देते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड लेट अस मार्क इट एज 3.
सो अगर हम सिंपल रेट को देखें बच्चों, -DO3 अपॉन dt यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओजोन को देखें, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, K1O3 प्लस K2O3 एंड O1, क्योंकि ये है टोटल रिएक्शन। उस टोटल रिएक्शन को अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओजोन से कंपेयर करें तो यही बनेगा टोटल रिएक्शन हमारा। लेकिन अब हमें ये O2 नहीं चाहिए, यहाँ पे ये O नहीं चाहिए। इस O को रिमूव कैसे किया जाए? वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस इंटरमीडिएट, इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। O3 तो हमारी रिएक्शन में आ रहा है, लेकिन O नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप? O की कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकाल लें? देखिए, DO जो कि प्रोडक्ट में है फर्स्ट रिएक्शन में, लुक एट इट, DO, rate of appearance of DO from the first reaction, from step 1, rate of appearance of O ले लेंगे is equal to K1O3 प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, K1 में से अगर K2 को माइनस करें तो वो हट जाएगी, माइनस K2O3O, बट वी नो दैट DI अपॉन DT इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा ही है कि इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बनेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। नाउ बिकॉज K1O3 माइनस K2O3O इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, इसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। सो आप क्या लिखोगे, K1O3 will be equal to K2O3 and the molar concentration of ozone. तो हम क्या लिखेंगे, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू वॉट, O3O अपॉन O3। ना ओजोन ओजोन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो K1 upon K2 will be equal to the concentration of O, molar concentration of O. Now put this value, K1 upon K2 is equal to O in minus DO3 upon DT is equal to K1 O3 plus K2 O3 and O1। इसके अंदर से इसको वैल्यू को पुट कीजिए, यानी ये जो वैल्यू है सारी की सारी आप यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको O हट जाएगा, दैट वाज आवर पर्पस कि हमें O नहीं चाहिए। सो माइनस DO3 अपॉन DT इज इक्वल टू K1 O3 प्लस K2 O3 मल्टीप्लाइड बाय K1 अपॉन K2। K2 and K2 will be cancelled, तो आपके पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ K1O3। और हमारी मेजर रिएक्शन थी 2O2 gives us 2O3 gives us 2O2 3O2। इसका अगर हम रेट देखें इन टर्म्स ऑफ ओजोन और द रिएक्टेंट, सो इट इज़ DO3 अपॉन DT। और अभी हमने क्या निकाला, दैट माइनस DO3 अपॉन DT यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओजोन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1 ऑफ ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, सो इट विल बिकम -1 अपॉन 2 DO3 DT की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए इंटू 2 K1 O3 की पावर 1, 2 से 2 अगेन कैंसिल। सो रेट कैसा हो जाएगा, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, इट विल बिकम K1 O3 की पावर 1। So this is going to be the rate of the reaction. So this is how we are using the intermediate. इसके अंदर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के लिए नहीं है,
लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया और चल दिया, काम हो गया काम हमारा। दीज पैरेलल रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइड रिएक्शंस। ठीक, होता क्या है, एक रिएक्टेंट है, उसके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। लेट अस से दिस इज वन रिएक्शन, दिस इज अनदर वन, बी बना और सी बना। मोस्टली आपको 2 रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आर आस्क्ड, और ये भी कहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। करेक्ट। तो क्या करना है, टू फाइंड इफेक्टिव, क्या क्या निकालना होगा, ऑर्डर या फिर रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकालिए, दैट इज के। या आपसे बोला जाएगा इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट एनी गिवन टाइम बताइए। आपसे पूछ सकते हैं हाफ लाइफ, आपसे पूछी जा सकती है एक्टिवेशन एनर्जी, या आपसे पूछी जा सकती है परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी फॉर्म्ड। ठीक, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। यानी कि जिसका भी, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा उसमें ध्यान रखिएगा। वन विच हैज़ हायर वैल्यू ऑफ के फॉर्म्स मोर, या वो मेजर प्रोडक्ट होता है। जिसके फॉर्मेशन का के ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बनेगा, जिसका कम होगा वो कम बनेगा। बस इतनी सी कहानी है। देखिए, लेट अ रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट बी और अ रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट सी। इसका K1 है, इसका K2 है, एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 आर की पावर 1 ऑल्सो माइनस डी आर अपॉन डी टी, या प्लस करते हैं, चलो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ऑल्सो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, दैट प्लस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 आर की पावर 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 R1 लिख सकते हो। इसके पे डिसअपेयरेंस है तो आपको K2 में R1 और यहाँ पर K की पावर R1 आ जाएगी। करेक्ट, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती है, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी और रिएक्टेंट के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। और अब इस पैरेलल रिएक्शन में हो क्या है, रिएक्टेंट तो एक ही है, वही रिएक्टेंट दोनों चीज़ें एक साथ बना रहा है, बिकॉज पैरेलल रिएक्शंस है। क्या हम लिख सकते हैं फिर, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी K1 आर की पावर 1 प्लस K2 आर की पावर 1, क्योंकि यही डिफरेंट रिएक्शंस मिलके इसकी ख़त्म कर रहे हैं इसको। सो कैन इट बी रिटन एज आर की पावर 1 K1 प्लस K2, दोनों कॉन्स्टेंट्स को मिला दिया जाए। दिस इज नोन एज K इफेक्टिव। So we can write that rate of the reaction is K effective R की power 1. This is going to be the rate law expression. और order क्या हो जाएगा, 1. What is this order? This is the effective order for a parallel reaction. So अगर आपके पास इसी तरह से बहुत सारी reactions आ जाएं तो बच्चों K effective क्या हो जाएगा, it will be K1 plus K2 plus K3 plus so on till Kn. This is going to be the effective K कहीं पर भी। So rate क्या बन जाएगा, is equal to K1 plus K2 plus K3 plus so on till Kn into R की power 1. This is going to be the K effective for first order reaction, इसीलिए हमेशा 1 आएगा। ठीक,
चलिए हाफ लाइफ भी चेक करते हैं इसकी। यही रिएक्टेंट अगर हम ले लेते हैं, ए को ही ले लेते हैं, चलो, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म बी एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सी। यू हैव टू कैलकुलेट हाफ लाइफ इन बोथ द केसेस। बोथ आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक, सो टी हाफ इफेक्टिव क्या होगा, यही है हमारा सवाल। देखो फर्स्ट पहली चीज़ हमें पता है कि टी हाफ क्या होता है, 0.93693 अपॉन के, यहाँ उठा के इफेक्टिव डाल दो। के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन टिल Kn, ये हो जाएगा आपका टी हाफ। लेकिन कैसे, देखो अगर दो ही हैं तो कैसे करना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 प्लस K2, ये लिखा जाएगा। K1 और K2 को कैसे मेंशन करेंगे, K1 और K2 को मेंशन करने के लिए हम कहेंगे दैट K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ एंड K2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ। ठीक है, दोनों के वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 टी हाफ फॉर फर्स्ट रिएक्शन प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड रिएक्शन। ठीक, अब देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय, कॉमन आ गया 1 अपॉन टी हाफ फर्स्ट प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 0.693 बचा ही नहीं है ना, तो ये क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन T1/2 प्लस 1 अपॉन T1/2 ऑफ सेकेंड रिएक्शन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें रिएक्शन मिलेगा 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन T1/2 1 प्लस 1 अपॉन T1/2 2। इट इज़ जस्ट लाइक हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, दैट दी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह आप यहाँ से टी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। के गिवन है अगर आपको, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए 0.693 K1 प्लस K2। अगर टी हाफ गिवन है तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट इफेक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, log to the base 10 K इज इक्वल टू log to the base 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में निकाला था। ऑल्सो वी नो दैट K इज इक्वल टू A डॉट E की पावर EA अपॉन RT, राइट। सो A इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। दिस इज इक्वल टू A1 E की पावर माइनस EA/RT प्लस A2 E की पावर माइनस EA अपॉन R2। ये वाज फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, A इफेक्टिव डॉट E की पावर माइनस EA/RT माइनस EA इफेक्टिव RT, एक्सपोनेंट फॉर्म है लॉग का। ठीक, दिस इज इक्वल टू A1 डॉट E की पावर EA/RT 1 माइनस E1 अपॉन RT प्लस A2 डॉट E की पावर EA2 RT माइनस E2 अपॉन RT।
ये कौन सी है? ई एक्टिवेशन डेफिनेटली, ठीक है। इन दोनों को जब करेंगे हम लोग तो हमारे पास निकल के आएगा बच्चों, दिस इज इफेक्टिव, दिस इज K1, this is K2, this is K effective. After calculation we will get that AE effective is equal to K1 K effective into EA effective is equal to K1 EA1 plus K2 EA2. So E effective will be equal to K1 EA1 into K2 EA2 upon K effective. This is what you are going to get the activation energy. So यहाँ से आपके पास complete हो जाता है E activation effective is equal to K1 EA1 plus K2 EA2 divided by K1 plus K2 plus so on till Kn which is the K effective. बच्चों इसे आपको याद रखना पड़ेगा, learn it by heart for competitions only, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन में ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्शन वही है, A gives us B and C with K2 and K1, right? So अगर हम रेट एक्सप्रेशन देखें तो K1 A कैन ऑल्सो बी गिवन एज माइनस DA अपॉन DT, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। R2 अगर देखोगे तो क्या होगा, K2 A ऑल्सो गिवन एज माइनस DA अपॉन DT। तो आप माइनस DA अपॉन DT को क्या लिखोगे, दोनों को ऐड कर दे, माइनस DA DT दोनों इक्वल है, सो इट इज़ K1 प्लस K2 की कॉन्सेंट्रेशन की A। Differentiating, integrating both sides, what you will get, minus dA upon A is equal to K1 plus K2 into dt. इंटीग्रेट करेंगे 0 to T and A naught to A, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट K इफेक्टिव, K इफेक्टिव dt 0 to T, राइट। ये क्या आ जाएंगे, A माइनस A नॉट इज इक्वल टू E की पावर माइनस K1 plus K2 into T. So this is what we are going to get. And what is A naught? This is the initial concentration. चलिए एक एडिशन कर देते हैं, नहीं तो आप आधे से ज़्यादा ये सोचोगे कि ये कहाँ पर लॉग कहाँ गया, कैसे कहाँ से ई की पावर आ गई। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वी हैव डी ए अपॉन ए फ्रॉम ए नॉट टू ए माइनस के इफेक्टिव, मैंने K1 प्लस K2 की जगह इफेक्टिव लिखा है, डी टी 0 to T, दिस इज माइनस, तो क्या आ जाएगा, लॉग टू द बेस ई ऑफ ए minus log to the base e a naught is equal to minus k effective t. So we can say log to the base e a upon a naught is equal to minus k effective t. log हटाएंगे, नेचुरल लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a is equal to a naught e की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, और इसी को हमने लिखा है दैट a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा टिल t. So this is how we have derived this expression. In our last topic, let us see concentration of B versus time or the concentration of C, यानी कि concentration of products वर्सेस टाइम। क्या लिखेंगे रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K1 A इज इक्वल टू प्लस DB अपॉन DT ऑल्सो प्लस DC अपॉन DT. सो वी कैन से K1 A नॉट e की पावर माइनस K इफेक्टिव
इंटू टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। और इन टर्म्स ऑफ बी तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें इनको। डी बी इज इक्वल टू ए नॉट के वन ई की पावर के इफेक्टिव टी डी टी। अब ये तो सारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, इसको करेंगे। डी बी को करेंगे बी नॉट से बी तक, या प्रोडक्ट है तो 0 से बी तक आएगा, करेक्ट। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, b इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो b आ जाएगा, इज इक्वल टू के वन ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी माइनस वन, ये अपॉन माइनस के वन प्लस के टू। क्यों, क्योंकि हम जो पावर लेते हैं वही डिनोमिनेटर में लेते हैं बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। लुक एट इट, के वन ए नॉट ई की पावर क्या है, माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। इसी को आप डिनोमिनेटर में लेंगे माइनस के वन प्लस के टू, और इंटीग्रेट करेंगे टी को किससे, 0 टू टी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। इंटीग्रेट कर दिया तो इसको आप डी टी को हटा के 0 टू टी आ जाएगा, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू के वन ए नॉट अपॉन के टू प्लस के वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। by taking minus common. Similarly, C के लिए क्या लिख देंगे हम, K2 अपॉन K1 प्लस K2 A नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। यानी ये कांस्टेंट रहने वाला, सिर्फ रेट कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं। अगर परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो बी की जो कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है वो अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन इंटू 100, सिंपल लिखा जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू के वन, वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, एक्स अपॉन के वन एक्स प्लस के टू एक्स इंटू 100। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए सी की कॉन्सेंट्रेशन पूछते हैं तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली सेम वे, क्योंकि x तो आपका कॉमन आएगा तो कट जाएगा, देख लीजिए K1x अपॉन K1 प्लस K2 x कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास यही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक। सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। इन पैरेलल रिएक्शंस में आपको बहुत डेरिवेशंस में नहीं जाना है, क्योंकि इसके डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके ही क्वेश्चंस आने हैं। डेरिवेशन सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, हाउ द फार्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड, बट यू नीड नॉट टू डू दिस डेरिवेशन ऑल द टाइम। सिर्फ इसके डायरेक्ट फाइनल फार्मूलाज को याद रखिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।